मनीषा केस में हर रोज कुछ ना कुछ खुलासे हो रहे हैं और अब पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिन्होंने इस पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी है। जिस बेटी की रहस्यमयी मौत ने सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक तूफान मचा दिया था, अब उस केस की असली सच्चाई सामने आ चुकी है और यह सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सच्चाई जितनी दर्दनाक है उतनी ही चौंकाने वाली है। मोबाइल फोन, गवाहों के बयान और सबूत अब चीख चीख कर कह रहे हैं कि मनीषा का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसके अपने ही हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, ये कोई और नहीं बल्कि उसके ही परिवार के लोग हैं। उसकी माँ, उसके पिता और उसका मामा। पुलिस जांच, कॉल डिटेल्स, चैट और गवाहों के बयान सब सामने आ चुके हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि मनीषा के कातिल उसके परिवार के लोग ही हैं। 1 महीने से मनीषा को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे मारा पीटा जाता था, दबाव डाला जाता था और इसी जुल्म ने उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। अब मामला बिल्कुल साफ है। बहुत जल्द तीनों सलाखों के पीछे होंगे और मनीषा को इंसाफ मिलेगा। यह कोई अफवाह या झूठी कहानी नहीं है बल्कि सच है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग भेड़ बकरी की तरह झुंड में एक दिशा में भागते हैं। किसी को असलियत से कोई मतलब नहीं होता। लोग वही मान लेते हैं जो वायरल हो रहा होता है, लेकिन सच्चाई उससे कोसों दूर होती है। अगर आप सच में मनीषा को न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। मेरा मकसद मनीषा को बदनाम करना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी उसके लिए लगातार आवाज उठाई है, लेकिन अब मेरा उद्देश्य यह है कि आपके सामने असली सच पहुंचे। अगर आप सच में मनीषा के साथ खड़े हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि उसे इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को पूरा देखें, फिर कमेंट में अपना ओपिनियन दें। आधा अधूरा वीडियो देखकर नेगेटिव कमेंट करने वाले इस वीडियो से दूर रहें। मनीषा के गायब होने के बाद मीडिया को उसके पिता ने बताया था कि मनीषा 11 अगस्त को नर्सिंग कॉलेज जाने वाली थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। इसके बाद 13 अगस्त को उसकी लाश नहर के किनारे खेत में मिली, जहां बहुत कम लोग आते जाते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हुई। परिवार ने कई झूठे दावे किए, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया। लोग न्याय दिलाने के लिए इंसाफ की मांग करने लगे। राजनीति हुई, लोग माइक लेकर जज बन गए और गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, जो आप आगे सुनने वाले हैं पूरे सबूत के साथ। मनीषा शुरू से ही किसी लड़के से प्यार करती थी, तो वो उस लड़के से मैरिज करना चाह रही थी, लेकिन उस लड़के ने मैरिज से इसलिए मना कर दिया कि वो अभी नाबालिग था। प्रेम प्रसंग का मामला था। अच्छा, ये बात घर पे मालूम हो गई थी मनीषा के? बिल्कुल, उस लड़के से शादी करना चाहती, लड़के ने मना कर दिया। लड़का माइनर है, 18.5 साल का। लगभग 1 महीना पहले मनीषा उसके पिताजी के द्वारा पकड़ी गई किसी होटल में, और उसके पिताजी ने संजय ने उसकी घर ले जाके बुरी तरह पिटाई की और अपने रिश्तेदार को ही बताया, यानी अपने मनीषा के मामा को ही बताया इस चीज का। 1 महीने से मनीषा की बार बार पिटाई की जा रही थी, बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा था। उसके साथ मारपीट होती है और पूरे मामले का खुलासा अब दरअसल तब होता है उसने वह आत्महत्या की और जो उसके चोट के निशान थे वो चोट के निशान उनके घर वालों के थे। दरअसल मामला 11 अगस्त से नहीं बल्कि 10 जुलाई से शुरू हुआ था। 10 जुलाई को मनीषा अपने घर वालों से यह कहकर निकली थी कि वह किसी काम से सिंघानी जा रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह सीधे भराड़ा पहुंची, जहां उसके क्लासमेट से मुलाकात तय थी। यह वही लड़का था। 10 जुलाई को भी मनीषा उसी लड़के से मिलने भराड़ा के एक होटल पहुंची, लेकिन उस दिन उसकी यह मुलाकात उसके लिए परेशानी का कारण बन गई। मनीषा को घर लौटने में देर हो गई। पिता उसे लेने निकले और देखा कि वह सिंघानी की बजाय भराड़ा की ओर से लौट रही है। पिता को शक हुआ और उन्होंने सवाल किया, तुम तो सिंघानी गई थी, फिर इस तरफ से क्यों आ रही हो? मनीषा सकपका गई। पिता को लगा कि बेटी ने कोई बात छुपाई है। घर पहुंचने के बाद पिता ने लगातार पूछताछ की, दबाव डाला। पहले तो मनीषा कुछ नहीं बोली, लेकिन जब पिता ने गुस्से में मारपीट की तब उसने थोड़ा बहुत बताया। पूरा खुलासा तब हुआ जब घर वालों ने मनीषा की चाचा की लड़की को बुलाया। दरअसल मनीषा और उसकी चचेरी बहन के रिश्ते हाल ही में बिगड़ गए थे। इसकी वजह भी वही लड़का था। बताया जाता है कि मनीषा की चाचा की लड़की ने भी उस लड़के से कई बार बातचीत की थी। यह बात मनीषा जान गई थी। इसी वजह से दोनों के बीच जलन और अविश्वास पनप गया था। चचेरी बहन ने जब घर वालों को बताया कि मनीषा का उस लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है तो सब कुछ साफ हो गया। पिता ने उसी समय मनीषा का फोन छीन लिया। पासवर्ड चाचा की लड़की को मालूम था। जैसे ही फोन अनलॉक हुआ, परिवार के सामने मनीषा
और उस लड़के की चैट्स और कॉल्स का पूरा सच खुल गया। परिवार को पता चला कि लड़का कौन है, कहाँ रहता है। लड़का मनीषा की ही बिरादरी का था। 10 जुलाई की रात घर में काफी हंगामा हुआ। मनीषा को पिता ने कड़े शब्दों में समझाया कि अब से वह उस लड़के से कोई संबंध नहीं रखेगी। दरअसल जब मनीषा के माता पिता को उसके प्रेम संबंध की बात पता चली तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया। परिवार को सबसे बड़ा डर समाज का था, लोग क्या कहेंगे, यही सोच उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इस राज को छिपाना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उन्होंने मनीषा के मामा को बुलाया। लगभग 1 महीना पहले मनीषा उसके पिताजी के द्वारा पकड़ी गई किसी होटल में, और उसके पिताजी ने, संजय ने, उसकी घर ले जाके बुरी तरह पिटाई की और अपने रिश्तेदार को ही बताया, यानी अपने मनीषा के मामा को ही बताया इस चीज का। 11 जुलाई को मामा अपनी कार से ढाणी लक्ष्मण पहुंचते हैं। वहां परिवार और मनीषा के बीच इस मुद्दे पर लंबी बातचीत होती है। मामा ने सीधे सवाल किया, कौन लड़का है, कैसे जानती हो उसे, यह सब कब से चल रहा है। मनीषा ने साफ साफ स्वीकार कर लिया कि वह उस लड़के से बहुत प्यार करती है। उसकी जिद और हिम्मत परिवार को खटक रही थी। उन्हें डर था कि रिश्तेदार, पड़ोसी और पूरा गांव इस बात को जान जाएगा तो उनकी कितनी बदनामी होगी। इसी सामाजिक दबाव के चलते परिवार मनीषा को दूसरी जगह ले गया ताकि बातें बाहर न फैलें। लेकिन वहां भी वही कहानी दोहराई गई। मनीषा को समझाया गया, समझाने की सीमा पार हुई और गुस्से में उसके साथ मारपीट तक कर दी गई। इस मारपीट के दौरान उसकी कान की बाली टूट गई, कान से खून निकल आया। मनीषा को बार बार धमकाया गया कि अगर उसने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। 1 महीने से मनीषा की बार बार पिटाई की जा रही थी, बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा था। माँ बाप उसे ताने मारते रहे। परिवार के लाख समझाने के बावजूद मनीषा नहीं मानी। पिछले 5 सालों से वह उस लड़के से गहराई से प्यार करती थी, इसीलिए उसे भूल पाना उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। जब जब परिवार वालों को भनक लगती कि मनीषा उस लड़के से बात की है या उससे मिली है, तब तब उसके पिता बेरहमी से उसे मारते थे। मामा भी उसकी पिटाई करते थे और उसकी माँ भी मारती थी। लगातार होने वाले इस मानसिक और शारीरिक अत्याचार ने मनीषा को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था। मनीषा ने फैसला कर लिया था कि वह उस लड़के के साथ भाग जाएगी। घर वालों के जानने के बाद मनीषा उस पर शादी का दबाव बनाने लगी। लड़के ने साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि वह अभी नाबालिग है, बालिग होने से पहले शादी मुमकिन ही नहीं। यही बात मनीषा को नागवार गुजरी। जो मनीषा पिछले कई सालों से उस लड़के से प्यार करती थी, वहीं मनीषा अब लड़के से शादी को लेकर लड़ने लगी। मनीषा चाहती थी कि लड़का उसके साथ खड़ा रहे, उससे शादी करे, लेकिन लड़का दूरी बनाने लगा। मनीषा को लगने लगा कि लड़का उसे नजरअंदाज कर रहा है। कई बार उसने लड़के से शिकायत की कि अब उसका व्यवहार बदल गया है, और फिर यही तनाव धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि यह रिश्ता एक दर्दनाक मोड़ पर आ पहुंचा। मनीषा बहुत परेशान थी क्योंकि जिससे वह प्यार करती थी वही लड़का उसका साथ नहीं दे रहा था। 10 अगस्त को रात 9 बजे से लेकर 2 बजे तक मनीषा ने उस लड़के से व्हाट्सएप चैट पर बातचीत की। यह बातचीत रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार थी, मानो उस रात मनीषा का पूरा ध्यान सिर्फ उसी लड़के पर केंद्रित था। लेकिन इन चैट्स में कोई रोमांटिक या सामान्य बातें नहीं थी, बल्कि बार बार तनाव और झगड़े की बातें थीं। मनीषा ने उस लड़के से रोते हुए कहा, मेरे परिवार वाले मुझे रोज मारते पीटते हैं और अब तुम भी मुझसे दूरी बना रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए पूरे परिवार से लड़ाई कर ली, उन्हें साफ कह दिया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। अगर तुम भी मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन लड़का फिर भी नहीं माना। उसने कहा, मैं नाबालिग हूँ, मेरे घर वाले भी कभी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकता। जब मैं बालिग हो जाऊंगा तब 2 साल बाद तुमसे शादी करूंगा, और अगर अभी मैं तुम्हारे साथ भाग गया तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। लेकिन मनीषा इतना इंतजार करने वाली नहीं थी। वह अपने घर वालों की रोज रोज की मारपीट से परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब वह उस घर में और रहना नहीं चाहती थी। लड़का किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं था। यही असहमति धीरे धीरे झगड़े में बदल गई। लड़का बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, जबकि मनीषा और ज्यादा भावुक होकर उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस का कहना है कि यह चैट्स उनके पास सुरक्षित हैं। मनीषा इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, उसने पहले ही प्लानिंग कर ली थी कि या तो वो मेरे साथ कहीं भाग चलेगा या मैरिज कर लेगा, नहीं तो मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूंगी। क्यों? क्योंकि 1 महीने के टॉर्चर से बहुत परेशान हो चुकी थी। 10 अगस्त की रात बातचीत के बाद अगले ही दिन सुबह यानी 11 अगस्त को मनीषा अपने घर वालों से कहती है कि वह नर्सिंग कॉलेज जाएगी, फॉर्म भरने और एडमिशन के सिलसिले में बातें करने। रोज की तरह वह पहले अपने प्ले स्कूल पहुंची जहां वह पढ़ाने का काम करती थी। सामान्य दिनों में मनीषा 1:30 बजे स्कूल से निकलकर नर्सिंग कॉलेज की बस से घर जाती थी, लेकिन 11 अगस्त को
मनीषा ठीक 1:58 पर स्कूल से निकली। वह उसी नर्सिंग कॉलेज की बस से आती जाती थी जिसमें एडमिशन कराने का बहाना बनाकर वह घर से निकली थी। लेकिन उस दिन मनीषा बस से नहीं गई। मनीषा ने घर पर कहा था कि वह नर्सिंग कॉलेज जा रही है, लेकिन हकीकत यह थी कि वह रोज नर्सिंग कॉलेज की बस से ही घर लौटती थी। बस पकड़ने के लिए वह अपने प्ले स्कूल से पैदल नर्सिंग कॉलेज तक जाती थी, क्योंकि कॉलेज की ही बस उसके गांव तक आती थी। 1:58 पर वह प्ले स्कूल से निकली और इस दौरान स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। थोड़ी दूर जाकर वह एक दुकान के कैमरे में भी दिखी। फिर 200 मीटर जाने के बाद उसने एक दुकान से 1 लीटर कीटनाशक खरीदा। दुकानदार ने पुलिस को बताया कि उसे लगा यह दवा मनीषा के पिता ने मंगवाई होगी, इसलिए उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। आप खुद उस दुकानदार का बयान सुनिए। 11 तारीख को 1:55 एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, बट 1:50 के आसपास वो आई थी और उन्होंने दुकानदार देवेंद्र कुमार से पुलिस ने लंबी पूछताछ की। दैनिक भास्कर से बातचीत में भी उन्होंने कई बड़े खुलासे किए। देवेंद्र ने बताया मनीषा अक्सर उनकी दुकान के सामने से पैदल गुजरती थी। 11 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे से पहले वह दुकान पर आई और बोली, अंकल जी मोनो मिल जाएगी। उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटी मिल जाएगी। इसके बाद मनीषा ने 600 की मोनो स्प्रे खरीदी और पैदल ही अकेली चली गई। देवेंद्र के मुताबिक उस समय उसके हाव भाव बिल्कुल सामान्य ही स्प्रे होता है। मैंने सोचा किसान की बेटी है, परिवार वालों ने ही मंगवाया होगा, इसीलिए दे दिया। बातचीत के आखिर में देवेंद्र कुमार की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मुझे मनीषा की मौत का गहरा अफसोस है और उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि मैं उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सका, क्योंकि पुलिस कई दिनों से मुझसे पूछताछ कर रही थी। दरअसल कीटनाशक खरीदने की बात सबसे पहले 13 अगस्त को सामने आई, जब शव मिला। दुकानदार ने अपने गांव के सरपंच से कहा कि मनीषा ने उससे दवा खरीदी थी, लेकिन सरपंच ने उसे चुप रहने को कहा, क्योंकि उस समय माहौल में बहुत तनाव था। सरपंच को लगा कि अगर यह बात बाहर आ गई तो दुकानदार देवेंद्र फंस सकता है। इसी वजह से सरपंच ने यह बात किसी से साझा नहीं की और दुकानदार को भी चुप रहने के लिए कह दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि हुई तब यह सच सामने आया। दुकान से कीटनाशक लेने के बाद मनीषा नर्सिंग कॉलेज की ओर निकल पड़ी, लेकिन सच यह है कि मनीषा उस दिन नर्सिंग कॉलेज गई ही नहीं थी। पुलिस ने जब कॉलेज और उसके आसपास लगे सभी दुकानों और रास्तों के सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो कहीं भी मनीषा दिखाई नहीं दी। इसके बावजूद लोग लगातार कॉलेज को बदनाम करते रहे। अगर मनीषा वाकई नर्सिंग कॉलेज गई होती तो वह जरूर किसी न किसी कैमरे में नजर आती। खासकर रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर लगे कैमरों में वह जरूर दिखाई देती, लेकिन वह किसी भी कैमरे में नजर नहीं आई, सिवाय अपने स्कूल के कैमरे और उसके पास की एक दुकान में लगे कैमरे के। नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधक की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि उस दिन कॉलेज में ना तो कोई लड़की फॉर्म भरने आई थी और ना ही कोई पूछताछ करने आया था। उनका कहना है कि पुलिस हमसे लगातार पूछताछ कर रही थी, इसी कारण हम पहले सामने नहीं आ सके। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोग कॉलेज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा किसी भी नेता या मंत्री से कोई रिश्ता नहीं है और ना ही हमने कभी किसी नेता या मंत्री को कॉलेज में बुलाया है। हमारे कॉलेज के हॉस्टल में हमेशा करीब 200 लड़कियां रहती हैं, लेकिन आज तक कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह गलत है। यहाँ तक कि वे खुद मनीषा के घर भी गए थे, परिवार से मिले और शोक व्यक्त किया। पुलिस के पास आज भी कॉलेज के सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर सुरक्षित मौजूद है। ऐसे में सिर्फ परिवार द्वारा कह देने भर से यह मान लेना कि मनीषा नर्सिंग कॉलेज पहुंची थी, यह बिल्कुल गलत है। नहर के किनारे खेत में मनीषा की सबसे पहले डेड बॉडी देखने वाले सिंघानी गांव के 2 लोगों का बयान भी आ चुका है। सिंघानी गांव निवासी ईश्वर सिंह, जो उस खेत के मालिक के यहाँ मजदूरी करता है, उसने बयान दिया कि वह 13 अगस्त की सुबह खेतों में घूमने जा रहा था। जैसे ही खेत के पास पहुंचा तो वहां 7 से 8 कुत्ते झुंड में बैठे थे। जब उसने पास जाने की कोशिश की तो कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और उसे दौड़ा लिया। वह लगभग 500 मीटर भागकर बचा। पहले तो उसे लगा कि खेत में गांव के बकरी पालने वाले सत्यपाल ने कोई मरी हुई बकरी फेंक दी है जिसे कुत्ते खा रहे हैं। बकरी पालक सत्यपाल को फोन किया तो उसने साफ कहा कि उसने कोई मरी हुई बकरी खेत में नहीं फेंकी है। ईश्वर ने बताया कि थोड़ी देर बाद बकरी पालक सत्यपाल भी खेत के पास पहुंचा। दोनों ने पेड़ की टहनियां तोड़कर कुत्तों को भगाया और जब पास जाकर देखा तो वहां एक लड़की की लाश पड़ी थी। इसके बाद उन्होंने गांव के सरपंच को फोन किया और फिर पुलिस को सूचना दी कि नहर के पास खेत में डेड बॉडी पड़ी है। थोड़ी ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस भी पहुंची। सभी ने देखा कि मनीषा का गला कटा हुआ था और चेहरे का मांस पूरी तरह गायब था। मांस गायब होने की वजह से चेहरा काला हो गया था, जिसे देखकर परिजन तेजाब से जलाने का दावा कर रहे थे। गला कटा हुआ था और चेहरे का मांस
पूरी तरह गायब था, लेकिन आसपास खून की एक भी बूंदे नहीं थी, न ही कपड़ों पर खून का कोई निशान था। यहाँ लोगों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर उसने कीटनाशक पिया था तो उसका गला कैसे कटा और चेहरा कैसे जला। दरअसल मरने के 7-8 घंटे बाद शरीर का खून जम जाता है। इसी कारण मनीषा का गला कटने के बाद भी बॉडी के आसपास खून नहीं मिला। अगर किसी ने उसका गला काटा होता तो खून कहीं ना कहीं गिरा या कपड़ों पर जरूर लगा होता, लेकिन कहीं भी खून मौजूद नहीं था। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि मनीषा 11 अगस्त की रात को ही मर चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही बताती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब 11 अगस्त की रात को वह मरी होगी तो सुबह कुत्ते वहां पहुंचे होंगे और उन्होंने सबसे पहले मनीषा के चेहरे को खाया होगा, फिर गर्दन को। मनीषा के पूरे शरीर पर कपड़े थे, लेकिन गर्दन और चेहरा खुला हुआ था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले वही हिस्सा खाया जो खुला हुआ मिला। जिसने पहले मनीषा की बॉडी देखी उसने भी बताया कि लाश के पास 7-8 कुत्ते थे। 7-8 कुत्ता था जी। बॉडी के पास 7-8 कुत्तों के मौजूद होने का मतलब साफ है कि मनीषा के गर्दन और चेहरे को कुत्तों ने ही खाया था। उसके चेहरे पर किसी तरह का तेजाब नहीं डाला गया था। अगर तेजाब डाला गया होता तो कपड़े कहीं ना कहीं जरूर जलते, गर्दन या छाती के पास के कपड़े, लेकिन कपड़े सही थे, कहीं से जले नहीं थे। दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जानवरों के खाए जाने की बात लिखी गई थी। मिश्रा रिपोर्ट में कीटनाशक पीने की बात कही गई है। पुलिस को मनीषा का सुसाइड नोट भी मिला, जहां से मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था। उस दुकानदार ने भी साफ साफ बताया जितने भी गवाह हैं सबकी उम्र लगभग 50 साल के ऊपर है, यानी कि वह लोग मनीषा के पिता के लगभग की उम्र के हैं या उससे भी ज्यादा। उनकी भी बेटियां होंगी। क्या यह लोग झूठ बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमें किसी को झूठा फंसाना नहीं चाहिए। मनीषा की लाश मिलने के बाद पुलिस इन्हीं सब सबूतों को जुटाने में लगी थी। इसी वजह से उन्होंने एंगल को तुरंत सार्वजनिक नहीं किया। पुलिस की अपनी जांच की प्राइवेसी होती है जिसे वे समय आने पर ही उजागर करते हैं। इसीलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि उन्होंने पहले दिन क्यों नहीं बताया कि सुसाइड नोट मिला है। पुलिस कभी आधे अधूरे सबूतों के आधार पर यह नहीं कह सकती कि मनीषा ने आत्महत्या की है। जब उनके पास रिपोर्ट आई, दुकानदार का बयान आया और अन्य सबूत मिले, तभी उन्होंने इसे सार्वजनिक किया। जब मनीषा के परिवार वाले गांव और कमेटी वालों का साथ पाकर 5 दिन तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, तो पुलिस ने मनीषा के पिता और कमेटी के 3 लोगों को सभी सबूत दिखाए। मनीषा और उस लड़के के कॉल डिटेल्स चैट, जिसमें मनीषा ने अपने प्रेमी से बताया कि उसके घर वाले उसे बहुत मारते पीटते और प्रताड़ित करते हैं। दुकानदार का बयान, मिश्रा रिपोर्ट जिसमें जहर की पुष्टि हुई थी। इन्हीं सब सबूतों के आधार पर ही पुलिस ने संजय से साफ साफ कह दिया था कि चुपचाप बेटी का अंतिम संस्कार कर दो और धरना प्रदर्शन को यहीं खत्म कर दो, वरना हम यह सारे सबूत सार्वजनिक कर देंगे और पूरी सच्चाई पब्लिक के सामने आ जाएगी और तुम भी फंस जाओगे। सबूतों के बेस पे ही उसने संजय को यह कहा था कि चुपचाप इसके वो अंतिम संस्कार कर दो, धरने प्रदर्शन को खत्म कर दो, नहीं तो हम पब्लिक को यह सबूत दिखा देंगे। मनीषा के पिता डर गए और उन्होंने समझौता कर लिया कि ठीक है, मैं अपनी लड़की का अंतिम संस्कार कल कर दूंगा और अब किसी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं होगा, मैं सबको मना कर दूंगा। संजय को जब पुलिस ने यह बताया तो वह डर गए और उन्होंने समझौता कर लिया कि ठीक है, मैं अपनी लड़की का अंतिम संस्कार कर देता हूं। उन्होंने बाकायदा मीडिया में यह बात भी कही थी कि हम पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं, कल बेटी का अंतिम संस्कार करेंगे। हम अपनी बेटी का संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ, मान सम्मान के साथ करेंगे और प्रशासन अपने काम पे लगा हुआ है, हम उसके काम से संतुष्ट हैं। लेकिन संजय बहुत ज्यादा डर चुका था। उसे लग रहा था कि पुलिस आज नहीं तो कल उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाएगी। इसलिए उसने एक मार्मिक वीडियो बनाई जिसमें कहा कि पुलिस ने मुझसे जबरदस्ती ऐसा कहने को कहा था, जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए। मैं ऐसा नहीं चाहता था। उसने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वह पब्लिक को अपने साथ करना चाह रहा था, पब्लिक की सहानुभूति चाहता था ताकि वह बच सके। संजय डर चुका था कि उसको यह लग रहा था कि पुलिस आज नहीं तो कल उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाएगी। तो उसने ये वीडियो मार्मिक की वीडियो बनाई कि पुलिस ने मेरे साथ जबरदस्ती वीडियो बनवाए, जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए और मैं ऐसा नहीं चाहता। तो उसका शायद ये था कि वो पब्लिक को अपने साथ करना चाह रहा था, पब्लिक की सिंपैथी चाह रहा था वो। लेकिन अब उसके हर झूठ का पर्दाफाश हो चुका है और बहुत जल्द ही वह सलाखों के पीछे होगा। वो दिन दूर नहीं है जब संजय को हथकड़ी लग जाएंगे, मामा भी नहीं बचेगा।
उसने भी संजय का साथ दिया था। मनीषा को मारा पीटा था। मनीषा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जिस लड़के से वह प्यार करती थी वह भी उससे दूरी बनाने लगा था और शादी के लिए तैयार नहीं था। ना ही घर वाले उसकी भावनाओं को समझ रहे थे और ना ही उसका प्रेमी। वह पूरी तरह अकेली थी और घुट घुट कर जी रही थी। पुलिस के पास सभी जरूरी सबूत मौजूद है। जांच एजेंसियां लगातार यह पता लगाने में जुटी हैं कि मनीषा ने कीटनाशक खुद पिया था या किसी ने उसे जबरदस्ती पिलाया। पुलिस को उसके मामा पर खास तौर पर शक है क्योंकि जानकारी मिली है कि मनीषा के मामा का आपराधिक क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। चाहे मनीषा ने खुद कीटनाशक पिया हो या घर के किसी सदस्य ने उसे जानबूझकर पिलाया हो, दोनों ही स्थितियों में उसका परिवार दोषी ठहरेगा क्योंकि उसी परिवार ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, मारा पीटा और इस कदर तोड़ा कि वह जीवन से ही हार गई। सारे बयान, सबूत, चैट और कॉल डिटेल्स इस बात को स्पष्ट करते हैं कि मनीषा के साथ जो कुछ भी हुआ वह उसके घर वालों की ही देन है। उन्होंने उसे मारा, पीटा और प्रताड़ित किया। उसके मामा ने भी उसे मारा। उसके कान से खून भी बहा था। अब सीबीआई बहुत जल्द ही मनीषा के पिता और मामा को गिरफ्तार करेगी, जिन्होंने मनीषा को इतना मजबूर कर दिया कि उसने ऐसा कदम उठा लिया। पुलिस ने मनीषा के प्रेमी को भी हिरासत में लेकर घंटों पूछताछ की। उसने माना कि दोनों के बीच लगातार बातचीत और झगड़े हुए थे, लेकिन उसने साफ कहा कि मनीषा की मौत में उसका कोई हाथ नहीं है। पुलिस ने उसके बयान दर्ज किए और मोबाइल चैट से मिलान किया। इसके साथ ही पुलिस ने उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी खंगाला ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि घटना के समय वह कहां था और किससे संपर्क में था। इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति का रंग साफ तौर पर दिखाई दिया। आंदोलन में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जो सोशल मीडिया के जरिए खुद को चमकाना चाहते थे। वहां भाषणबाजी और प्रचार इस तरह किया गया मानो सच्चाई को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा जा रहा हो। लोग माइक लेकर जज बन बैठे। कोई कह रहा था गला काटा गया है, कोई कह रहा था अंग निकाले गए हैं। जिसके समझ में जो आया उसने खुद को हाईलाइट करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी। परिवार अंतिम संस्कार करना चाहता था, लेकिन राजनीतिक पार्टियों और कमेटियों ने दबाव डालकर ऐसा होने नहीं दिया। इसी खींचतान में 9 दिन तक मनीषा की लाश सड़ती रही। कभी कमेटी वाले पिता पर दबाव डालते, कभी राजनीतिक लोग, और नतीजा यह हुआ कि इतनी दर्दनाक मौत के बाद भी उस बेटी की लाश को चैन नहीं मिला। मरने के बाद भी राजनीति उसके साथ होती रही। लोगों ने उसकी मौत को एक तरह का तमाशा बना दिया। राजनीति की रोटियां सेंकने के लिए गरीब पिता को बार बार अपनी बातों में उलझाया गया। गांव वाले, कमेटी वाले, राजनीतिक लोग जिन्होंने शुरुआत से तमाशा बनाया आज कहीं नजर नहीं आ रहे। तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं। कुछ लोग झूठा दावा कर रहे थे, जनता को गुमराह कर रहे थे कि मनीषा का बॉडी पार्ट गायब था, जबकि हकीकत यह है कि खुद मनीषा के पिता ने मीडिया के सामने कहा था बॉडी बिल्कुल सही थी, सेफ थी, बस गला कटा हुआ था। आप खुद उनका बयान सुनिए। सुनने में आ रही है कि बच्चादानी निकाल ली है। नहीं जी, वहाँ से जो बॉडी उठी है एकदम सेफ थी, बिल्कुल सिर्फ ये चीज़ कटी हुई थी। और वहाँ मेडिकल हुआ उस टाइम तो देखो जी शरीर के पार्ट्स लिए ही जाते हैं, कुछ जैसे लीवर का हो गया, किडनी का हो गया, बच्चे का हो गया, कुछ कि वो क्या कह रहे हैं। सुना आपने, मनीषा का परिवार साफ कह रहा है कि बॉडी पार्ट निकले नहीं थे, बॉडी बिल्कुल सेफ थी। पोस्टमार्टम के बाद कुछ अंग फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग झूठी अफवाहें फैलाकर खुद को मशहूर करना चाहते थे। वो लोग क्या साबित करना चाहते थे यह आप सब अच्छे से जानते हैं। हर किसी को पता है कि पोस्टमार्टम के दौरान शरीर से कुछ अंग निकालकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाते हैं, लेकिन इसे जानबूझकर गलत तरह से प्रसारित किया गया। न जाने कितनी झूठी कहानियां घड़ी गई, जिनसे जनता में आक्रोश फैल गया और नतीजा आज सबके सामने है। कमेटी से जुड़े कुछ लोगों ने भी बयान दिए हैं कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था। उन्होंने मीडिया में आकर साफ कहा कि यह प्रेम प्रसंग का ही मामला था, लेकिन उस समय विरोध लगातार बढ़ रहा था, इसीलिए किसी ने यह बात खुलकर नहीं कही। वजह साफ थी, अगर उस वक्त यह बात सामने आ जाती तो लड़की का परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। विजय सिंह गोथरा ने साफ कहा कि लड़की के पिता समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए शुरुआत में सच्चाई नहीं बता पाए। कमेटी को भी सब मालूम था कि मनीषा पिछले 1 महीने से परेशान थी, उसे प्रताड़ित किया गया था और मारपीट भी हुई थी। इसके बावजूद कमेटी ने यह सच लोगों को नहीं बताया। अब कमेटी के लोग कह रहे हैं कि उन पर दबाव था, जन आंदोलन था, लोग सुनने को तैयार नहीं थे। मनीषा की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही पूरा सच सामने आएगा कि क्या मनीषा ने जहर खुद पिया था या फिर किसी साजिश के तहत उसे पिलाया गया था। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही दिखाई थी। लापरवाही के कारण कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। अब आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है? क्या मनीषा के परिवार को ऐसा करना चाहिए था? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जिन्होंने पूरे देश को गुमराह किया और पुलिस प्रशासन को भी धोखा दिया? ऐसे लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें।